अगर आपको 97% मार्क्स चाहिए और ऐसे कहना है कि आपको पक्का ही चाहिए और पक्का ही आपको मिल जाए, तो आपको इस वीडियो को देखना है एंड तक, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस यूनिक वे से पढ़ाया है कि पूरे यूट्यूब पर आज तक किसी ने ऐसा नहीं पढ़ाया। और अगर आपने ये सारा पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद आपसे चाहे जो भी सवाल पूछ लिया जाए सब आपको आता होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ। सारी पूरी बुक का, यानी कि पूरी की पूरी बुक के अंदर जो चैप्टर 1 है उसका पूरा का पूरा मसाला आपको इस वीडियो में पेश करने वाला हूँ। 1% चीज़ भी नहीं रहेगी इस वीडियो के अंदर। और ऐसा पढ़ाऊँगा, ऐसे फॉर्मूले लगाऊँगा नए-नए कि आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे। आप सवाल को देख के ही उसका आंसर दे दोगे और वो वे आपका बिल्कुल सही होगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या-क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं? आज हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि शायद आपने कभी देखी नहीं होगी, या फिर कहें कि आप अब पहली बार उसको पढ़ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या-क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो डेफिनिशन के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम उनके फ़ॉर्मूलाज़, फिर थ्योरम्स, और फिर उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स वगैरह पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज़ का भी सॉल्यूशन करेंगे। जितनी भी मतलब एक्सरसाइज़ 1.1, एक्सरसाइज़ 1.2, ये 2 एक्सरसाइज़ेज़ हैं, उन दोनों एक्सरसाइज़ेज़ का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और क्या देखने वाले हैं? और हम देखेंगे एग्ज़ाम्पल्स, सारी जितने भी चैप्टर में अंदर एग्ज़ाम्पल्स हैं वो सारे करेंगे कवर। और प्री बोर्ड के अंदर सबसे पूछने वाली चीज़ होती है कि एमसीक्यूज़, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएँगे। अच्छी खासी आपकी पूरी फ़ॉर्मूला शीट मिल जाएगी, शॉर्ट नोट्स मिल जाएँगे जो कि मेरे खुद के बनाए हुए हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो मैंने पूरे अभी-अभी मैंने चैप्टर 1 के खुद के अपने बनाए हुए नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स, और उसी का ही अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। पर उससे ज़्यादा अच्छा है शॉर्ट नोट्स के अंदर मिलेगा। ये कहाँ पे मिलेंगे आपको? ये आपको मिल जाएँगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स के पीडीएफ मिल जाएँगी। आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो और सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स लिख सकती हैं जो भी आपको बुक वर्क के तरीके से पूछी जा सकती हैं। और भी बहुत कुछ इस वीडियो के अंदर कवर होने वाला है और एक सरप्राइज़ भी है। तो चलिए चलते हैं एक इनकी तरफ। सबसे पहला आता है इम्पोर्टेंट लाइन्स। फर्स्ट है इम्पोर्टेंट लाइन्स, कि आप किस-किस इम्पोर्टेंट लाइन्स को आप पढ़ सकते हो, यानी कि जिनको आप समझोगे तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पहले पता भी तो होना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसका कोई आंसर क्या है, उसका क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हैं तो आप आगे स्किप भी कर सकते हो, ठीक है? होल नंबर क्या होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और एंड अप टू कहाँ होते हैं? इनफाइनाइट तक। ये भी एंड अप टू इनफाइनाइट तक होते हैं। इंटीजर्स क्या है? इंटीजर वो सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर एक तरफ नेगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं और एक तरफ होल नंबर होते हैं। यानी कि इन सारी चीज़ों को आप हम किस पे शो करा जाता है? एक नंबर लाइन पे शो किया जाता है। यहाँ पर 0 डाल दिया और यहाँ से हमने 0 से लेकर यहाँ पर 1, 2, ये इनफाइनाइट तक चलते हैं, 3, ऐसे करते-करते सो ऑन इनफाइनाइट तक। ये -1, ये -2, ये -3, ये यहाँ पर हमारे जितने भी नंबर हैं वो नेगेटिव नेचुरल नंबर हैं। इसलिए हमने इस तरीके से इनको काउंट डाउन करा और ये होल नंबर्स हो गए, ठीक है? 0 इनके बीच में है। 0 की एक बात ख़ास है कि 0 ना तो नेगेटिव होता है, ना पॉज़िटिव होता है, वो 0 ही रहता है। और यहाँ से ये भी नेगेटिव इनफाइनाइट तक। अब आगे आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनको हम p बाई q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, 8th या 9th क्लास में आपने पढ़ ही लिया होगा। p बाई q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वेयर p और q का जो जीसीडी है, जीसीडी नहीं एचसीएफ कहूँगा, ठीक है? एचसीएफ है वो 1 के बराबर आता है, यानी कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। q इज़ इक्वल टू 0 है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। अगर आपने इक्वल टू 0 कर दिया तो उसका आंसर अनडिफाइंड आएगा या फिर इनफाइनाइट आएगा, ठीक है? अनडिफाइंड और इनफाइनाइट एक ही होते हैं। पी क्यू जो है वो एक इंटीजर को बिलोंग करते हैं, यानी कि जो पी क्यू हैं वो इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या है? इनमें से, ठीक है? इनमें से कोई भी नंबर है। अब तक आपने जो भी नंबर देखा, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, ठीक है? उनके बस बेस में आपको ना 0 नहीं लगाना है। जितने भी नंबर हैं जैसे -3, -2, -1, ये सब के सब के रैशनल नंबर कहलाएँगे। मैंने कहा बिल्कुल रैशनल नंबर कहलाएँगे। कैसे? कि अगर आप -3 और उसके नीचे 1 लगा दो तो ये वही नंबर सैटिस्फाई करेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -3, ठीक है? हर एक नंबर जो है रैशनल नंबर होता है, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो। 0 के नीचे भी तो 1 लिख सकते हैं हम।
अगर नीचे नहीं लिख सकते तो ऊपर तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गए रैशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर जो है इनके अपोजिट होते हैं रैशनल नंबर के। एग्जांपल दे देता हूं इसकी, ठीक है। इर्रेशनल नंबर की एग्जांपल ये है कि अगर मान लो कि √2, ठीक है, √3, पाई की वैल्यू ले लो, पाई की वैल्यू चलती जाती है, ठीक है, एक्सेट्रा। ऑपोजिट होते हैं रैशनल नंबर के, यानी कि आप कह सकते हो नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, और पी क्यू जो है उनका जो एचसीएफ है वो 1 के बराबर हो, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, बस इनके अपोजिट होते हैं। ये सारी चीजें मैंने नोट्स में लिख रखी हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। रियल नंबर क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इसकी मैंने बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम उसके अंदर नोट के अंदर शो करी गई है, अगर आप वो देखना चाहते हो तो वो भी आप जाकर देख सकते हो। मिक्सचर ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि इनके अंदर क्या क्या होते हैं? रैशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल नंबर भी होते हैं, और कंपोजिट नंबर। अच्छा, आपको मैं दिखाई देता हूं, ये देखो, ये मैंने अपने नोट्स के अंदर ये डायग्राम बना रखी है कि यहाँ पर है नेचुरल नंबर, यहाँ पे है हमारा रैशनल नंबर, सॉरी रैशनल, और ये रैशनल मिक्सचर के अंदर डाला, जब इसे घोल के हम जूस बाहर निकालेंगे तो वो रियल नंबर के अंदर निकलेगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने पूरा शो कर रखा है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स नहीं कहूंगा मैं, यहाँ पे कहूंगा कि 2 से ज्यादा फैक्टर्स। यहाँ पे आप 1 भी चूज कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने ले लिया 4, 4 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 2 × 2 × 1, तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। अगर किसी नंबर के 2 फैक्टर होंगे, इक्वल टू 2 फैक्टर होंगे, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। जिसके अंदर क्या होता है? प्राइम नंबर के क्या होता है? प्राइम नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है कि आप प्राइम नंबर के जो फैक्टर हैं उनको ऐसे लिख सकते हो, प्राइम नंबर इज इक्वल टू प्राइम मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि वही सेम नंबर उससे 1 का मल्टीप्लाई, तो वो प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनको हमने पढ़ना था नेचुरल नंबर। अभी यहाँ पर सब यूट्यूबर इतना ही पढ़ाता है जितना भी अभी मैंने पढ़ा है, पर अभी आगे तो आने दो, वहां पर आपको यूनिक वे दिखेगा कि यार ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। ऐसा आपने पढ़ा दिया कि ये तो अभी हमने कभी पढ़ा ही नहीं, सिर्फ बुक आपने बस देखी और बस देख कर आ गए, नहीं, बुक के अंदर पूरा पढ़ना है। और इसी तरीके से मैंने इस पूरा पढ़ा है और उसके अंदर सारे अपने आप नोट्स बनाए हैं, और वो सारी चीजें मैं अब आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं। अब देखो अब हम आते हैं थ्योरम्स पर। थ्योरम्स क्या कहती हैं? देखो, हमारे जो रियल नंबर चैप्टर है उसके अंदर 2 थ्योरम्स हैं। एक तो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और दूसरी है कि अगर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को तो p डिवाइड करेगा a को भी, वेयर a पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसका मैं आपको प्रूफ शो करूंगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का नहीं करूंगा क्योंकि इसकी जरूरत भी नहीं है। आप कह भी सकते हो हाँ भाई ठीक है बस, ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर भी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन ए यूनिक वे। हर एक कंपोजिट नंबर को उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के अंदर लिखा जा सकता है, यानी कि कोई भी एक हमारा जो है कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्मूले में लिख सकते हैं। उस फैक्ट को जो है हम एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं, ठीक है। बेसिकली इसके बारे में भी जो सबसे पहली जो डेफिनेशन दी थी वो कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने दी थी, ठीक है। उन्होंने कहा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है कि अगर कोई भी एक कंपोजिट नंबर आप चूज करते हो तो उसको हम अलग अलग प्राइम नंबर्स की फॉर्मूला में लिखा जा सकता है उसको, ठीक है। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि वो अपने किसी एलिमेंट में आपने शो करा था। और एक सरप्राइज आपके लिए अभी भी बाकी है। सरप्राइज क्या है? फॉर्मूला है जिससे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, और भी बहुत अच्छे यूनिक वे मैंने सुना करूंगा, जो आप सीखोगे तो तभी आपका टाइम जो है बचेगा। अब उसने क्या कहा है, अब देखो इसके अंदर थ्योरम 1.2 क्या कह रही है? लेट पी बी अ प्राइम नंबर, पी कोई भी एक प्राइम नंबर मान लिया, अगर पी जो है डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को। गिवन क्या है इसके अंदर? देखो, गिवन ये है कि अगर पी जो है वो बिलोंग कर रहा है प्राइम नंबर को और ए बिलोंग कर रहा है इंटीजर को। नेक्स्ट उसने कहा कि अगर पी डिवाइड करे ए स्क्वायर को, तो प्रूफ क्या करना है हमें कि पी आल्सो डिवाइड ए, पी आल्सो डिवाइड ए। ये जो है, ये मैंने जो ये डंडी डाली है ना, ये असल में ये डिवाइड का साइन है, ये डिवाइड का साइन है, ठीक है। ये जो लाइन डाली है वो डिवाइड का साइन है, पी डिवाइड करेगा ए को। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? टू प्रूफ यहां लिख देता हूं। प्रूफ कैसे करेंगे इसको? प्रूफ करने का एक वे है कि पहले आप मान लो कि ए जो है
लेट ए आपको मान लिया कि पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो आपने पहले माना कि ए जो है, ए को मैं उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्मेट में लिख सकता हूं, यानी कि P1 P2 अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, P4 ऐसे करते करते Pn तक। ठीक है, अब वेयर P1 P2 P3 P4 से लेकर Pn तक, वेयर P1 P2 P3 P4 से लेकर Pn तक ये बिलोंग कर रहे हैं प्राइम नंबर को। ठीक है, अगर तो ये बिलोंग कर रहे हैं प्राइम नंबर को, तो नेक्स्ट बात ये आती है कि अगर मैं इसका ए का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, तो मैं क्या करता हूं, इसका स्क्वायर कर देता हूं। इसका स्क्वायर करूंगा, सो ए स्क्वायर इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, डबल डबल मल्टीप्लाई करके। ठीक है, P2 P3 P4 ऐसे लेकर Pn तक, ये बन गया ए स्क्वायर। अब P इसको डिवाइड कर रहा है, किसको, ए स्क्वायर को, लिख देते हैं यहां पर ए स्क्वायर डिवाइड बाय P। अब अगर P जो है वो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, आने वाली इंपॉर्टेंट लाइंस के अंदर वो सब आपको पता लगेगा। तो ए स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर को मैं लिखूंगा P मल्टीप्लाई बाई के यहां पर क्या है कि P का कोई मल्टीपल है, के बिलोंग्स टू इंटीजर ले लेते हैं, वेयर इफ वी मल्टीप्लाई k by P, then it becomes a square। ठीक है, यानी कि इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ए स्क्वायर बन जाता है। अब यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि अगर P और Q के जो है कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है, ठीक है। अब यहां पर हमने ये लेना ही पड़ता है, ज्यूम करना पड़ता है, क्योंकि यार देखो यार, एक काम करके दिखाता हूं आपको। जी मान लो कि अगर ये 5 है और ये ऊपर ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को मैं अगर डिवाइड कर रहा है, अगर हम मुझे दिया हुआ है कि 5 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर ही रहा है, तो वो 5k की फॉर्मेट में होगा। ठीक है, ए स्क्वायर 5k की फॉर्मेट में होगा, तभी तो 5 5 से कटेगा और k अकेला एक इंटीजर बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको अज्यूम करा ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी के है। अब अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी के है, तो यहां से एक इनफैक्ट एक फैक्ट ये भी निकाल सकता हूं कि ए इंटू ए इज इक्वल टू पी के होगा, और इस ए को अगर मैं डिवाइड में भेजूं तो ए इक्वल टू पी के डिवाइड बाई ए। सो यहां से मुझे ये पता लगा, हाँ, यहां से मुझे ये पता लगा कि अब मुझे प्रूफ क्या करना था, पी आल्सो डिवाइड करेगा ए को, पी आल्सो डिवाइड करेगा ए को। सो मैं यहां पे क्या करता हूं, पी को इधर फेंक देता हूं, ये जो पी है ये इधर जाएगा, ये पी इधर जाएगा, तो ए डिवाइड बाय पी इज इक्वल टू के डिवाइड बाय ए। ठीक है, अब दिख रहा है कि P जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है, A जो है इसको डिवाइड कर रहा है। अब दोनों का जो है, दोनों की जो ये जो भी यहाँ पे डिवाइड करने के बाद जो भी इंटीजर बचता है वो इक्वल टू किसके ये वो इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है P डिवाइड कर रहा होगा A को, तो यही तो हमें प्रूफ करना था। बाय दिस वी कैन कंक्लूड दैट के by this we can conclude that कि P डिवाइड बाय P डिवाइड P आल्सो डिवाइड्स P डिवाइड्स E। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा hence proved, hence proof। अब ये फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, कंक्लूड कर लो। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अगर मैं कहूं कि 5 25 को डिवाइड करेगा, विच इज 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 जो है 5 के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा और 5 जो है वो 5 को भी डिवाइड करेगा, दिख रहा है वो तो, है ना। इस तरीके से हम कंक्लूड करके चल सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। तो देखो एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, कई टीचरों से आपने सुना होगा कि एचसीएफ कैलकुलेट करते वक्त जो प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर आपको क्या करना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर आपको छोटी पावर्स लेनी होती हैं।
क्या कभी आपने पूछा कि क्यों लेनी होती है? और एलसीएम के अंदर बड़ी पावर लेनी होती है, तो क्या अभी कभी आपने पूछा कि क्यों लेनी होती है? तो आज उसी का ही मैं आपको जवाब देने वाला हूं कि क्यों लेनी होती है। देखो, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर किसी भी जो एचसीएफ और एलसीएम को कैलकुलेट करने के लिए या तो आपको 2 नंबर की रिक्वायरमेंट होती है या 2 से ज्यादा नंबर की, ठीक है? कभी भी एक नंबर के बीच में एचसीएफ और एलसीएम नहीं निकाला जा सकता। अब अगर एचसीएफ की बात हो रही हो, तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और मल्टीपल फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है? देखो, कोई भी नंबर है, मान लो 5, तो 5 के फैक्टर्स जो ये जो मैंने लिखे हैं 5 इंटू 1, ये उसके फैक्टर्स हैं। मल्टीपल क्या हो गया? मल्टीपल मतलब होता है कि कोई भी किसी चीज के टेबल पे आना, जैसे 5 के टेबल पे 25 आता है, 5 के टेबल पे 10 भी आता है, ठीक है, 15 भी आता है, 20 भी आता है, 25 भी आता है, जो ये सारी चीजें हैं ये इसके मल्टीपल्स हैं। तो अब इसका डिफरेंस पता लग गया कि फैक्टर क्या होता है, यानी कि 5 भी 5 का फैक्टर है और 1 भी 5 का फैक्टर है, ठीक है? और ये फैक्टर्स जो हैं हमेशा उस नंबर के अंदर डिवाइड कर रहे होंगे जो फैक्टर्स दे रहा है, ठीक है? अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे बड़ा उनका फैक्टर क्या होगा, उन दोनों नंबर का या फिर 2 से ज्यादा वाले नंबर का जो कि कॉमन होगा। और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि सबसे छोटा दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या होगा। समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, अभी समझाता हूँ। लेट टेक एन एग्जाम्पल, मैं ले लेता हूं 12 और 36। ये आसान है, इनका हमें एलसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं। अगर मैं देखूं 12 और 36 के अंदर, तो मैं क्या कह सकता हूं कि अगर 12 का अगर मैं टेबल लिखता हूं, लेट सपोज पहले हम एलसीएफ कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। 12 का अगर मैं टेबल लिखता हूं तो 12, 24 और 36, ठीक है, ऐसे 48, ऐसे आगे आगे ऐसे करते करते अभी मैं 48 पे ही रुक जाता हूँ, ऐसे ही चलता ही रहेगा, ठीक है? अब 36 देखते हैं, 36, बस यहीं पे रुक जाओ, आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, करना है तो 72, बस। अब देखो, हमें क्या निकालना है कि हाईएस्ट सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है दोनों में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? अगर हम 36 से थोड़ा पीछे जाएंगे तो ये हमें 36 के अंदर ही 12 का हमें एक फैक्टर देखने को मिलता है। देखो, 36 के अंदर ही 12 का एक फैक्टर देखने मिलता है जो कि सबसे हाईएस्ट होगा, ठीक है? और किसी के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। 36 के अंदर सबसे हाईएस्ट जो है वो कॉमन फैक्टर होगा, और यहाँ पे 12 जो है 12 36 के अंदर लाई कर रहा है। देखो, क्योंकि 12 के टेबल पे 36 आ रहा है, तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू, हाँ बिल्कुल, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो, 12 के अगर मैं फैक्टर्स देखूं तो 12 के फैक्टर्स अगर देखने हैं तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो देखो 2 2 ये आ गए और एक 3 ये आ गया, तो ये जो है ये मैच कर गया 12 से, ये चीज 12 से मैच कर गई, है ना? तो ये ही हमारा क्या बन गया, जिसके अंदर मिल रहा है। या फिर आप ये भी कंक्लूड करके चल सकते हो कि आप छोटी पावर ले रहे हो, ठीक है? इसीलिए कहा जाता है कि आपको छोटी पावर लेनी है ताकि आपका जो बड़ा वाला नंबर है उसके अंदर से आप वो खींच के निकाल सको, या फिर इन दोनों नंबर्स के अंदर से खींच कर एचसीएफ निकाल सको। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल, दोनों में से जो दोनों के टेबल के ऊपर सेम सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आ रहा होगा वो क्या है? 36। दिख ही रहा है, दोनों के टेबल के ऊपर 36 आ रहा है और यही सबसे छोटा है। आगे जाओगे तो वो ज्यादा बढ़ जाएगा, ये सबसे छोटा है 36, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 36। 12 और 36 का 36, और एचसीएफ क्या आ जाएगा? 12 और 36 का 12, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आपको पूरी फील आ गई हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना। एलसीएम 36 आ जाएगा, एचसीएफ क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आप फाइंड आउट करते हो, और इसलिए आप कहा जाता है कि एलसीएम के अंदर बड़ी पावर लो और एचसीएफ के अंदर छोटी पावर लो। अब आपको एलसीएम और एलसीएम का केस कंप्लीट हो गया। अब एक और चीज आपको एचसीएफ के बारे में सिखानी है। क्या चीज सिखानी है? यूक्लिडन एक नया मेथड टू कैलकुलेट HCF, which is यूक्लिडन अल्गोरिदम लेम्मा। यही है आपका आज का सरप्राइज, यूक्लिडन एल्गोरिदम
लेमा। अगर किसी ने ये पहले भी पढ़ा हो तो कमेंट के अंदर मुझे जरूर बताना, ठीक है। यूक्लिडियन एल्गोरिदम लेमा ये क्या कहता है कि अगर आपको एचसीएफ पता करना है किन्हीं भी दो नंबर का, लेट सपोज 12 और 36 ही ले लेते हैं, तो इनका एचसीएफ क्या निकलेगा। अगर मुझे मानना है कि इसका एचसीएफ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या करोगे, सिंपल बड़े वाले नंबर को अंदर डालोगे और 12 से डिवाइड करोगे, ठीक है। जो जो अभी करता जा रहा हूं वो करते रहना, और एक सवाल आपको होमवर्क में भी दूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट में देना है। 12 36 पे पूरा डिवाइड जाता है, अगर 12 36 का पूरा डिवाइड जाता है और यहां पर रिमाइंडर, जब रिमाइंडर यहां पर 0 हो जाए तब समझ लेना कि जिसने 0 करवाया यानी कि जो यहां पर बैठा है वही आपका एचसीएफ हो जाएगा, बिल्कुल। अब ये हर केस के अंदर तो ऐसे नहीं होने वाला, हर केस कोई डिवाइड तो नहीं करेगा, तो इसलिए मैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एचसीएफ ऑफ 2 7 नहीं लेंगे, 2 15 नहीं, एग्जाम्पल नहीं याद आ रही यार, 4 12 ले लेते हैं, चलो 4 और 12 ले लिया, ठीक है। 12 और 4 यहां रख लिया, अरे 12 तो पूरा ही डिवाइड करता है, ना 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 ना, 18 ले लेते हैं, चलो ठीक है। 18 ले लिया, अब 18 के अंदर यहाँ पे पहले जाएगा 16 पर, 4 पर 2, रिमाइंडर तो 0 नहीं आया, इसलिए हम इसको 4 को तो एचसीएफ नहीं ले सकते। क्या करेंगे कि अब यहाँ पर एक और ऐसा बनाना है, इसको ही हम कहते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम लेमा, कि एक और ऐसा ही डिवाइड करने के लिए बनाना है, और यहाँ पर क्या लिखना है, 16 को रखना है यहाँ पर। बहुत आसान मेथड है, इससे आप चुटकियों में फाइंड आउट कर सकते हो। 2 को 16 रखोगे तो 16 और 0, कई जगह पे जो है ये ज्यादा लंबा पड़ जाता है, कई जगह पे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब वो आपको जब सवाल सॉल्व करोगे तब आपको पता लगेगा कि कौन सा छोटा पड़ेगा कौन सा छोटा, ठीक है। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या बन गया, 0, कितने पे आया ये 8 पर, और ये 2 क्या बन गया हमारा, एचसीएफ। करके भी देख लो, देखो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, तो इनमें से सबसे छोटी पावर वाला लेना होता है विच इज 2, सो यहाँ पर 2 आ गया, सिंपल, ठीक है। और एक और कंसेप्ट यहाँ पर एक और सिखाना है कि अगर इस तरफ 3 नहीं, 3 का स्क्वायर नहीं है, तो इस तरफ क्या है, इस तरफ है 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इस तरीके से आप कंक्लूड करके चल सकते हो। यहाँ पे अगर 3 का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी 3 की पावर है, क्या है, 3 की पावर 0 है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप एलसीएफ और एलसीएम से खेल सकते हो। अब कुछ बात करते हैं एंड पॉइंट पर, इंपॉर्टेंट लाइंस के ऊपर, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं ये, और आपको करना जरूरी है, ठीक है। फिर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ के सारे ही करने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट लाइंस। अब देखो आपके सामने मैं सारे रूल्स तो नहीं पेश कर सकता था, पर आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, और शॉर्ट्स नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं वो, ठीक है। जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं, और इंपॉर्टेंट कुछ रूल्स हैं जो कि मैंने ये पूरे शॉर्ट नोट में, ये देखो 2 पेजों का है, तो मैं ये तो नहीं लिख सकता था, पर मैंने जो समझाने वाली थी, जो आपके लिए मुश्किल हो सकता है, वो मैंने यहाँ रख दिया है, और बाकी आप शॉर्ट नोट्स में ही पढ़ के समझ जाओगे, ठीक है। तो क्या है, तो चलिए शॉर्ट्स नोट्स बिल्कुल देख लेना, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं प्रोवाइड किए हुए हैं, उसके लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पीडीएफ आ जाएगी, उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, एचसीएफ ऑफ ए बी। अगर आप मान लो कि किसी भी दो नंबर्स का आपको या एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, या फिर ए नंबर फाइंड आउट करना है, बी नंबर फाइंड आउट करना है, वेयर आपके पास सारी चीजें दे रखी हैं और एक नंबर आपका गायब है, तो उसको इस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। इस ये पूरा एक रिलेशन दे रखा है कि एचसीएफ ऑफ ए बी जो है, किन्हीं भी दो नंबर का ए बी, अगर आप ये करते हो यानी कि ये जो है आपस में सेटिस्फाई करता है, जैसे और 2 और 12 का ले लिया, तो यहाँ पे 2 और 12 का एचसीएफ क्या निकल कर आ जाएगा, 2 निकल आएगा, क्या आ जाएगा, और एलसीएम क्या निकल कर आ जाएगा, एलसीएम वो कैलकुलेट कर लेना, देखो मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, आओ। यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 12 का अगर करें तो 2 और 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं, 2 ही लिख लेते हैं इसे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन है, 1 मत घुसेड़ देना इसके अंदर, 1 ना तो कोई प्राइम है, ठीक है, ना कोई नंबर तो है, 1 या तो प्राइम है, प्राइम नहीं है बस, ठीक है। 2 इज इक्वल टू 2 ना कंपोजिट है, 2 इज इक्वल टू 2 कंपोजिट कह सकते हैं, हाँ। क्या 1 को कंपोजिट क्या कहा जा सकता है, कहा जा सकता है, क्या 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1,
तो ये तो यार देखो 1 into 1 1 into 1 ये ऐसे फैक्टर्स आप बढ़ाते रहोगे तो ये इसको ना तो कंपोजिट नंबर कहा जा सकता है, ना प्राइम फैक्टर कहा जा सकता है, ना प्राइम नंबर कहा सकता है। क्योंकि अगर मान लो 13 है तो 13 को आप 13 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हो, तो ये तो दो फैक्टर्स हो गए। अगर आप यहाँ पर 1 बढ़ाते रहोगे या फिर कोई नंबर बढ़ाते रहोगे जिससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे तो ये कंपोजिट नंबर बन जाएगा। तो इसलिए आप 1 को कंपोजिट भी नहीं कह सकते, ना ही आप उसको प्राइम कह सकते हो। सो 2 इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। और 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा और 3 आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 12 ही होता है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 12। और अगर इस रिलेशन के अंदर मैं एक और आपको टेक्निक बता रहा हूं कि अगर इस रिलेशन के अंदर कोई भी बड़ा नंबर आ जाए तो आपको क्या करना है, उसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। यानी कि अगर 54 आ जाए तो 2 मल्टीप्लाई बाय 27, 27 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 या फिर 3 का क्यूब, ठीक है। और इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देना है। एचसीएफ और एलसीएम करते वक्त आपको उसके प्रोडक्ट कर सकते हो, पर ये वेरीफाई करते वक्त नहीं करना है, क्योंकि वेरीफाई करते वक्त ये थोड़ी ना कहा गया है कि इसके नंबर ही फाइंड आउट करने हैं। आपको क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स, अगर यहाँ पर भी प्राइम फैक्टर्स उसके इक्वल आ रहे हैं, यहाँ पे भी प्राइम फैक्टर्स इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब है वो हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 12 यहाँ पे इक्वल आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है ये सेटिस्फाई हमारा कर जाएगा। इस तरीके से अब ये 3 नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा ये रिलेशन। 3 नंबर के लिए मैंने एक रिलेशन बनाया है, ये आपकी बुक के अंदर प्रोवाइड ही है, क्या पता हो प्री बोर्ड में ये आ जाए या फिर बोर्ड के अंदर ये आ जाए, पूछा जा सकता है। देखिए एलसीएम ऑफ पी क्यू आर ये किसी ने भी नहीं पढ़ाया है, शायद ये किसी ने भी नहीं पढ़ाया है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। एलसीएम ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू इंटू आर इंटू एचसीएफ। ये कोई एक फॉर्मूला है जिससे आप 3 नंबर का एलसीएम भी फाइंड आउट कर सकते हो। 3 नंबर का एलसीएम नहीं, इससे आप जो भी चीजें जितनी भी दे रखी हैं वो सब फाइंड आउट कर सकते हो। पर शर्त यह है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज जो है हमारी गायब होनी चाहिए, बाकी सबकी वैल्यूज हमारी होनी चाहिए। तो इस तरीके से 3 नंबर की भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। और ये नंबर अगर आप करोगे तो इसका, अगर हमें इस रिलेशन के अंदर लिखना है तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा और इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी कि एलसीएम इंटू पी क्यू आर ये बराबर आता है इन दोनों के प्रोडक्ट्स के, ठीक है। तो ये था आज का हमारा नोट्स का काम।